हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैसरिंग लाइफ। तो अकाउंट्स की लेक्चर सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात करते हैं कि कितने टाइप की अकाउंटिंग होती है। हमने पढ़ा था डिफरेंसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सब के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। इसके अलावा जो फ्रीक्वेंट टर्म्स यूज़ होती है अकाउंट्स में, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, इन सब में क्या है डिफरेंसेस हैं, ये सब क्या है, इनको डिटेल में पढ़ा था हमने। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि डेफिनेशंस बार बार रिपीट होती है और हमें समझ में नहीं आता तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लो आप, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जो आज का लेक्चर है इससे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या क्या है, इसके अलावा अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने टाइप से अकाउंट होती है। तो अकाउंट्स तीन टाइप की होती है। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में फर्दर तीन टाइप के अकाउंट्स होती है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट दो टाइप के होते हैं, टैंजिबल और इंटेंजिबल। नॉमिनल होती है दो टाइप की, अकाउंट शोइंग एक्सपेंसेस और अकाउंट शोइंग इनकम्स। अब हम इन सब अकाउंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट्स आर दोज दैट आर रिलेटेड विद इंडिविजुअल, फर्म एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस। ठीक है, अब इसमें तीन है, तो तीनों के लिए फर्दर तीन टाइप्स की है। ठीक है, मतलब अब हम अगर इनके सब पर्सनल अकाउंट को समझ में आ जाएगा जब हम इनकी सब कैटेगरी को पढ़ेंगे। सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दीज आर द अकाउंट्स रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन, मतलब जैसे मेरा अकाउंट है, आपके फादर का अकाउंट है, आपका अकाउंट है, आपके रिलेटिव का अकाउंट है, तो वो सारे अकाउंट्स क्या होंगे, वो सारे होंगे पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में कौन सा अकाउंट, नेचुरल अकाउंट, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इसके बाद दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल अकाउंट्स। ठीक है, तो दीज आर अकाउंट्स रिलेटेड विद कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी किसी कंपनी का अकाउंट होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का है, टाटा इंडस्ट्रीज़ का है, वो होंगे आपके पर्सनल अकाउंट्स। और उसके अंदर कौन से, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो आपका अकाउंट क्या है, आपका अकाउंट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आपकी कोई बिजनेस है उसका अकाउंट होगा, वो क्या होगा, वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, अब तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। दीज आर द अकाउंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी पर्सन आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जैसे एग्जांपल दूँ मैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो अकाउंट बनता है किसी भी इंडस्ट्रीज़ का, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि मतलब जो अकाउंट होता है वो डायरेक्टली, वो ना इनडायरेक्टली किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली किसी बंदे का नहीं होता है अकाउंट, वो उसको जैसे किसी इंडस्ट्री ने किसी को लोन दे रखा है, तो लोन तो उसने बहुत लोगों को दे रखा होगा। ठीक है, तो उन सबका सारे लोन्स का डिटेल उसने मतलब एक उसमें लिख दिया है, एक अलग से अकाउंट में लिख दिया है कि मैंने इतने से लोगों को लोन पे सामान बेचा है अपना, तो सारा अकाउंट उसने एक अलग से अकाउंट बनाया, उसमें सारा लिख दिया। तो उसमें श्याम का नाम भी है, मोहित का नाम भी है, अंकित का नाम भी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने वैसे, तो मैंने जो एग्जांपल दिया था प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, ये कहीं पूछा हुआ था कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो ध्यान रखना ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के अकाउंट की, रियल अकाउंट। दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड पोजेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जो भी अकाउंट आपके प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एसेट्स को और पोजेशंस को, तो उन्हें कहते हैं रियल अकाउंट्स। इसमें जैसे आपके पास किसी इंडस्ट्री के पास कितना कैश है, वो होगा उसका रियल अकाउंट में। ठीक है, उसके पास कितने एसेट्स है, जैसे कितनी लैंड प्रॉपर्टी है, कि बिजनेस है, मशीन्स है, उन सबको जो अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा वो होगा रियल अकाउंट। ठीक है, इसमें दो टाइप के, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल। अब टेंजिबल से आप क्या समझते हो, यानी आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल का हम टच नहीं कर सकते। अकाउंट विच है फिजिकल existence in the other words such accounts can be seen, felt or touched. Intangible real accounts which don't have physical existence but can be measured in terms of money. जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो टेंजिबल को दे चुका हूँ आपको, जैसे लैंड है, किसी इंडस्ट्री का लैंड है, तो मतलब 10 करोड़ का लैंड है उसके पास, तो वो जो होगा वो आपका रियल अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उसके उस इंडस्ट्रीज के मशीन्स है, फर्नीचर्स है। ठीक है, अब इंटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या आएगा, इसमें जैसे उनका पेटेंट्स है, कोई जैसे किसी कंपनी को पेटेंट करा रखा है, वो भी उसका एक एसेट है, उस पर भी उसको रॉयल्टी मिलती होगी। ठीक है, तो वो आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेटेंट को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना। तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन। ठीक है, दिस इंक्लूड्स वेजेस अकाउंट, सैलरी वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एक्सेट्रा। मतलब जो भी आपके खर्च, किसी बिजनेस को रन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, जो भी आपके खर्चे होते हैं या जो भी आपकी इनकम है, उसको जो अकाउंट डिपेंड करता है, जिस अकाउंट में दिखाते हैं वो सब, उसको कहता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें आपका ध्यान रखना, इसमें जितने भी अगर आपके क्या एक्सपेंसेस है, इनकम है, सैलरी दे रहे हो आप, वो सैलरी का एक्सपेंस है, इसलिए ये भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसमें जैसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। बाकी जो डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं बताता जाऊँगा कि इस अकाउंट में, तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आगे बैलेंस में पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा प्रॉफिट लॉस क्या होता है, तो उसमें बताऊँगा कि इस रियल नॉमिनल अकाउंट में क्यों आ रहा है। ठीक है,
तो इनके दो टाइप के फर्दर अकाउंट शोइंग एक्सपेंसेस, मतलब जहाँ हम एक्सपेंस शो करते हैं किसी अकाउंट में, उसे हम कहेंगे अकाउंट शोइंग एक्सपेंसेस वाला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और जहाँ इनकम शो करेंगे वो अकाउंट शोइंग इनकम का नॉमिनल अकाउंट होगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब आएगा टाइम। तो हाँ, ये चीज़ देखिए ना, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन थोड़ा टॉपिक है। इन अकाउंटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज एन इवेंट दैट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एसेंशियली इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बिजनेस। जब मतलब जो भी हम कहते हैं ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो उसको ट्रांजेक्शन तभी कंसिडर करेंगे हम जब वो उसमें फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा। मतलब जैसे अगर किसी कंपनी ने किसी से कुछ खरीदा है तो उसने आपको पैसे दिए होंगे उसको, तभी कुछ खरीदा है, ठीक है। तो तभी हम उसको नोट करेंगे। अब जैसे, ठीक है, तो समझ गए होंगे अब इसका मतलब। जैसे मैं कोई एग्जांपल दूँ आपका कि सपोज़ को किसी कंपनी ने कोई एडवाइस लिया किसी से, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लिया किसी से, ठीक है। कोई लॉयर आया, उसने कहा कि भाई आपकी कंपनी ये दिक्कत है, आप ऐसे कर सकते हो, तो उसने फ्री में अगर एडवाइस दे दिया तो उसको हम ट्रांजेक्शन नहीं माने, क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। पर वहीं अगर किसी इंडस्ट्री ने उस लॉयर को फ़ी पे किया तब जाके उसने कुछ एडवाइस दिया, तो वो एक ट्रांजेक्शन माना जाएगा, उसे लिखा जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो यही मतलब है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन वही होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, उसको बस पढ़ लो एक बार, ताकि अगर एमसीक्यू में आए तो आप टिक कर सको। इट इज़ अ मॉनेटरी इवेंट, मैंने जैसे बताया, इसको पैसे में मेजर किया जाना चाहिए। इट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोर्शन ऑफ द बिजनेस। ऑफकोर्स जब आप पैसा दे रहे हो तो आपकी पैसा कम होगा, आपके एसेट्स कम डिक्रीज होंगे, तो कॉमन सेंस है आप, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द बिजनेस एंड नॉट टू द ओनर एंड एनी अदर पर्सन मैनेजिंग द इट बिलोंग्स टू द बिजनेस एंड नॉट द ओनर और एनी अदर पर्सन मैनेजिंग द बिजनेस। इसका मतलब है कि सपोज आपने कोई एडवाइस लिया, अब जैसे मैं हूँ, मेरी एक बिजनेस भी है, अब मेरे घर के ऊपर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है, मेरे पर्सनल घर के ऊपर, तब मैंने कोई अगर लॉयर से एडवाइस लिया और फीस पे करी, तो वो मेरे बिजनेस अकाउंट में डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस का मैटर नहीं है, मेरा मैटर है। हाँ, अगर कोई मेरे इंडस्ट्री की कोई ज़मीन है, वहाँ कोई मैटर चल रहा है, कोई लीगल इशू इन्वॉल्व, वहाँ मैंने लॉयर को फीस दी और उसे एडवाइस लिया, तो वो उसे हम अकाउंट में मेंशन करेंगे, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल है तो वो ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होगा। वही लिखा इट बिलोंग्स टू बिजनेस एंड नॉट द ओनर, ठीक है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय एन ऑथराइज पर्सन। इसका मतलब है अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ इंडस्ट्री का हुई नहीं और मैंने कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर दिया तो वो उसे बिल तो वो उसमें इंक्लूड होगा। क्यों भाई, उसके बिजनेस का कोई मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए ना, जिस मतलब कंपनी के नाम पे इवेंट होना चाहिए, तभी तो उसको ट्रांजेक्शन मानेंगे हम। अगर कंपनी के नाम पे कोई खर्चा नहीं हुआ तो हम क्यों उसको इवेंट मानेंगे, ट्रांजेक्शन मानेंगे। और तीसरा जो लास्ट का है, इट इज़ सपोर्टेड बाय अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई आपके पास रिटर्न प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई, इन्वॉइस होना चाहिए कि आपने इतना खर्चा किया, आपने वो बिल देगा या कुछ भी देगा, तो आपको इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए कि हाँ भाई हमने इतना खर्चा किया है। आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसको पढ़ सकते हो आप, पढ़ा दो थोड़ा सा मैं इसमें। कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, हाँ ये पढ़ लो आप, इसको ध्यान रखना। जैसे हमने कोई सपोज मैंने लॉयर एक हायर किया, मेरी बिजनेस है, मैंने एक लॉयर हायर किया क्योंकि मेरे कुछ लीगल इशू चल रहा है मेरे बिजनेस एंड क्रेडिट का। अब मैंने जो फीस दी, सपोज मैंने उसे उस टाइम तुरंत कैश में पेमेंट कर दिया, तो वो तो हो गया मेरा कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब मानते हैं क्रेडिट को, अब उसने मुझे फीस मैंने वो कर दिया, उसने मुझे एडवाइस दे दी, पर मैंने उसे अभी कैश नहीं दिया और मैंने उसे कहा था कि हम आपको कैश बाद में देंगे। तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट बेस्ड हो गया कि हमने क्रेडिट मतलब क्या होता है, मेरे लोन होता है, तो अब हम उनके कर्जदार हो गए, हम उन्हें बाद में पेमेंट करेंगे, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ऐसे अभी पैसा नहीं दिया हमने पर बाद में देंगे उन्हें। या सेम लेने केस में भी हम किसी से पैसा वगैरह बाद में लेंगे तो वो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन इन विच नो एक्सटर्नल पार्टीज आर इन्वॉल्व। ये कॉमन सेंस है, मतलब कि अगर आपने जैसे कोई बॉन्ड इशू, आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसने बॉन्ड इशू किया, उसने कहा कि भाई जो मेरे कंपनी के बंदे हैं वही उस बॉन्ड को ले सकते हैं, तो वो एक इंटरनल ट्रांजेक्शन है। और अगर वो बॉन्ड ओपन है सभी के लिए तो वो एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। हाँ, तो ये छोटा टॉपिक था। अब हम अभी टॉपिक पढ़ते रहे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरे अकाउंट्स की जो नींव है ना वो ये टॉपिक है, अकाउंटिंग इंडम्पशन। और नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज़ होगा और इसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अब बात है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में मेंशन्ड है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। इसमें 3 है मेनली। सबसे पहला गोइंग कंसर्न एजम्पशन, दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन और तीसरा है एक्रूअल एजम्पशंस, ठीक है। जो गोइंग कंसर्न एजम्पशन है, इसका क्या मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो चलती रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने अगर कोई आज इंडस्ट्री स्टार्ट की तो मैं यही सोच के, तो ऐसा नहीं है कि कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बिजनेस हमेशा चलती रहेगी, इसका मतलब ये है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, अब धीरू भाई अंबानी ने लगाई थी इंडस्ट्रीज को, अब मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं आज, या उनके बेटे अनिल अंबानी दोनों संभाल रहे हैं। कल को अगर इनकी डेथ हो जाती है या ये रिटायर हो जाते हैं तो उनके बेटे संभालेंगे, ठीक है।
मतलब जो भी इनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो संभालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बिज़नेस है वो चलती रहेगी हमेशा, आप रहो या ना रहो, बिज़नेस चलता रहेगा। जो उसके शेयर होल्डर्स है वो चलाते रहेंगे, वो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे, वो उसका मैनेजमेंट संभालेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान है कि इसको हम कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। दूसरा क्या है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इसका क्या मतलब है ना कि आपने अगर सपोज इसमें क्या होता है ना कि आप जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हो अकाउंटिंग करने के लिए, वही मेथड आप हमेशा अडॉप्ट करोगे। जैसे मैंने सोचा कि मैं जो अपना बिजनेस का अकाउंटिंग साइकिल है वो रखूँगा दिसंबर टू दिसंबर, कि मैं जो भी अपना प्रॉफिट लॉस है वो एक साल दिसंबर टू दिसंबर, इस साल के दिसंबर से लेकर अगले साल के दिसंबर तो महीने तक कैलकुलेट करूँगा मैं। तो हमेशा वही करना है। अब ये नहीं कि इस साल मैंने दिसंबर टू दिसंबर ले लिया, अगले साल मैंने फरवरी टू जनवरी ले लिया, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, हमें उस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। आपने जो रूल्स फॉलो किया इस साल, वही रूल्स आपको अगले साल भी फॉलो करना है, वही रूल्स आपको अगले साल भी फॉलो करना है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कभी चेंज ही नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट को लॉ बना देती है कि आपको चेंज करना है तो चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, या आपको लगता है कि भाई आपकी इंडस्ट्री को इस तरीकों का अडॉप्ट करने से प्रॉफिट होता है तो आप कर सकते हो चेंज। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्ट नहीं है कि चेंज नहीं करना है। पर हाँ, ये मतलब इन लॉन्ग रन ये कंटिन्यूस रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है कि अभी इस साल ये था अगले साल ये, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, पर हाँ लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा। तीसरा है एक्रूअल एजम्पशन। ये काफ़ी लोग डाउट रहता है कि एक्रूअल एजम्पशन क्या होता है। इसका मतलब ये है ना कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस है, सपोज़ मेरा होटल बिज़नेस है। ठीक है, अब मेरा होटल बुक किया किसी ने शादी के लिए। ठीक है, अब वो आए, उन्होंने पार्टी वार्टी करी, शादी वादी हो गई। ठीक है, लेकिन उन्होंने पेमेंट मेरे को अब नहीं करी। तो अब ये लेकिन मैं सपोज मैंने 1 लाख की बुकिंग, तो जो 1 लाख की सर्विस में दे चुका हूँ उन्हें, पर पेमेंट नहीं हुई। तो ये जो इनकम है जो हुई ना मेरी 1 लाख, वो उसे कहेंगे हम एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम की तो पहले क्या हुआ, एक्रूड इनकम वो इनकम जिसके लिए सर्विस मैंने दे दी है पर मेरे को अब तक इनकम हुई नहीं है, वैसे इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। तो अब अकाउंट्स में हम इसे कम मेंशन करेंगे कि आज तब जब हमारे पास सर्विस, अब मैंने सर्विस मान लो सर्विस हमने आज दी, और तो हम अकाउंट्स में आज की डेट मेंशन करेंगे या जब पैसे जब आएंगे तब की डेट मेंशन करेंगे। तो ये इंजम्पशन कहता है कि जब आपने सर्विस दे दी हो उस बंदे को, तभी आप अकाउंट से बुक मेंशन कर दो कि हम 1 लाख रुपये आ चुके हैं। ठीक है, जैसे अगर आज शादी हो गई है तो 1 लाख की सर्विस मैंने दे दी उनको। ठीक है, तो आज मैं मेंशन कर दूँगा कि मुझे 1 लाख रुपये आ गए हैं। ठीक है, वो क्रेडिट में रहेगा हालांकि, क्योंकि वो अभी रियल कैश नहीं आया मेरे पास, तो उसको मैं क्रेडिट रखूँगा, लेकिन मैं मेंशन कर दूँगा अकाउंट्स में कि मेरे 1 लाख रुपये आ चुके हैं आज के। ठीक है, तो ये कहता है एक्रूअल एजम्पशन। तो ये काफ़ी लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि बाकी तो समझ आते हैं लोग, लेकिन ये समझ नहीं पाते, तो इसको समझ गए होंगे। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं उसको डाउट्स वहाँ क्लियर कर लूँगा, या नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, इस चीज़ को अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता था ये प्रिंसिपल आपको याद होने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि इनमें एमसीक्यू बन सकता है। इसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी, दूसरा है मॉनेटरी यूनिट, तीसरा टाइम पीरियड मैचिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मैटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये मैंने ऐसे पढ़ दिया एक बार, अब पढ़ते हैं हम। जैसे पहले क्या है बिजनेस एंटिटी। इसका क्या मतलब है ना कि जैसे मैं हूँ और मेरा कोई बिज़नेस है, तो हम दोनों अलग अलग हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैंने कोई लोन लिया अपने घर में, अपना पर्सनल घर बनवाने के लिए, अपने घर में एसी लगवाने के लिए, तो उस लोन का पेमेंट मेरा बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि मेरा घर है, मैंने अपने घर में एक एसी लगवाने के लिए पैसा लिया है, अपना घर बनवाने के लिए है, तो वो मेरा है, तो मैं इसे लोन करूँगा। और वहीं पे अगर एसी मैंने अपने ऑफिस में लगवाने के लिए लिया है, तो उसकी पेमेंट जो होगी मेरे ऑफिस अकाउंट से होगी। ठीक है, क्योंकि ऑफिस अलग है, मैं अलग हूँ। इसका यही मतलब है बेसिकली बिजनेस एंटिटी का मतलब कि इंडिविजुअल एंड द बिजनेस आर द 2 डिफरेंट एंटिटीज़। ठीक है, इसका यही मतलब है। तो अगर कल को आपकी कोई इंडस्ट्री है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, मतलब इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया हो गया, उसका वो पैसे नहीं चुका पा रही है, तो आपके बिजनेस को बेच दिया जाएगा, लेकिन आपके घर को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। अब जैसे अभी आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे कि जैसे अभी आपने सुना होगा ऐसे कि अंबानी ने इतने करोड़ों का लोन ले रखा है बैंक से। भाई क्यों लेगा अंबानी लोन? अंबानी का घर ही 34 अरबों खरबों रुपए का है, अपना घर को नहीं बेच देता। ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस अलग है, अपना पर्सनल लाइफ उसकी अलग है। तो कल को अगर वो दिवालिया भी हो जाता है इन केस, तो उसका घर नहीं बिकेगा, क्योंकि उसका वो अलग है, उसका बिजनेस अलग है। तो उसके बिजनेस जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा वो बिक जाएगा, लेकिन उसका घर नहीं बिकेगा। ठीक है, दूसरा क्या, मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है ना कि हम केवल उन्हीं
चीज़ों को नोट करेंगे जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। मैंने बताया, जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था आपको, कि अगर मैंने कोई लॉयर से फ्री में एडवाइस ली तो वो उसको मेजर नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। अगर हमने पैसे दिए तो वो इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे मतलब सेम चीज़, अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन मैंने पहले बताया था आपको, जहाँ मनी इन्वॉल्व होता है। तो ये भी वही प्रिंसिपल है कि मॉनेटरी मतलब जो भी हम दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वो तभी उसको मेंशन करेंगे हम, ठीक है। दूसरा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब वही है जो हमने पहले पढ़ा था कंसिस्टेंसी एजम्पशन में, कि टाइम पीरियड आपको हमेशा फिक्स, एक टाइम पीरियड फिक्स रखनी है, उसी के अंदर आपको सारी अकाउंटिंग करनी है। वो हो सकता है कि आप 12 महीने के रखो, 10 महीने, 12 महीने की रखोगे ऑफकोर्स, कि 12 महीने का साल होता है, पर वो डिपेंड करता है कि आप मार्च टू मार्च रखो या दिसंबर टू दिसंबर रखो, आपकी मर्जी होती है, ठीक है। तीसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है ना, ये कहता है कि आपका क्रेडिट और डेबिट साइड हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, क्रेडिट डेबिट आपने पढ़ा नहीं अब तक, ठीक है। किसी भी डुअल सिस्टम अकाउंट में दो टाइप होते हैं, क्रेडिट और एक डेबिट। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जितना आपका क्रेडिट होगा उतना ही आपका डेबिट भी होना चाहिए। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। मैं आपको आगे जब क्रेडिट डेबिट के रूल समझाऊंगा, कुछ जनरल एंट्रीज करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अभी इसका मतलब ये समझ लो कि क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट जितना होता है उतना डेबिट होता है, ठीक है। ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। उसका तीसरा आता है पाँचवा आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये क्या होता है ना, इसका मतलब ये है कि सपोज आपने एक मशीन खरीदी, आज खरीदी आपने मशीन 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब मान लो इस साल के जब क्लोजिंग हुआ तब उसके रेट हो गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है। पर आप उसकी जो कॉस्ट है वो आपके, आप जो उसकी मशीन की कॉस्ट होगी वो 1 लाख ही मेंशन करोगे अपने अकाउंट से बुक में, 1.5 लाख मेंशन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको जो जिस रेट पर आपने खरीदा उसको जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसकी वही मेंशन करोगे आप, ठीक है। तो यही होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, ठीक है। तीसरा छठा है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि बिजनेस चलती रहेगी हमेशा, आप रहो या ना रहो, बिजनेस तो रहेगी हमेशा, ठीक है। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें क्या है ना कि ये कहता है कि जो भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आपको वो को डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट मे इम्पैक्ट द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज और इंक्लूडेड अलॉन्ग साइड विद टू द स्टेटमेंट। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कोई मनी से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हुई है, मेनली मनी से रिलेटेड ही होते हैं बिजनेस में, तो वो सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा फुली, ठीक है। ये मतलब ऐसे कुछ आप छुपा नहीं सकते हो कि भाई हमारा इतना लॉस हो गया, इतना घाटा हो गया, या इतना जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, जितना आपका एसेट है, इतनी लाइबिलिटीज है, वो सब आपको दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। जे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इसमें क्या है, कंपनी शुड रिकॉर्ड देयर रेवेन्यूज व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड और इन द सेम पीरियड व्हेन इट इज अक्रूड रेदर देन व्हेन इट वाज रिसीव्ड। मैंने, ठीक है। तो मैंने बताया था ना आपको अक्रूड इनकम क्या होती है, कि जब आपने सर्विस दे दी है, भले ही पैसे आए हो या ना आए हो, ठीक है। तो ये चीज़ वही कहती है कि जब आपको इनकम रिकॉग्नाइज हो चुकी है कि आपको इतने इनकम आने ही आने हैं और आपने सर्विस दे दी है उसकी, या फिर अक्रूड हो चुकी है इनकम की, तभी आप उसको मेंशन कर दोगे। अब वो पैसे भले ही अगले साल आए, तो आपको मेंशन उसको इसी साल के फाइनेंशियल अकाउंट्स में करना है, ठीक है। ये होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। नाइन्थ क्या है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये भी काफ़ी इसमें लोगों को काफ़ी डाउट रहता है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ये बेसिकली कहता है ना कि हम सारी, अब हमने अभी क्या पढ़ा था कि जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो सबको नोट करो, पर असल में ऐसा नहीं है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो उसका टर्नओवर डेली का लाखों करोड़ों का है, मतलब लाखों करोड़ का है। अब उसने मान लो कोई एक छोटा सा पेन खरीद लिया, तो उसको मेंशन की जरूरत नहीं है उसको अपने अकाउंट्स में, ठीक है। मतलब ये कहता है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर का ट्रांजेक्शन होगा तभी हम उसको मेंशन करेंगे। अदरवाइज हम एक लास्ट में कॉलम बनाते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, उसमें लिख देते हैं कि हाँ भाई टोटल अराउंड एक साल में इतने रुपये का एक्सपेंस हुआ। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ, मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसका 10 लाख का टर्नओवर है साल का, ठीक है। तो अब मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुआ 1 लाख रुपये का या 1000 रुपये का, वो तो सिग्निफिकेंट है, उसको तो मेंशन करेगा। अब मान लो कोई 1 रुपये का उन्होंने कभी कुछ खरीदा और नेट खरीदा 1 रुपये का, तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि उसको अकाउंट में मेंशन करेगा, क्योंकि उससे अकाउंटिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी हमारे लिए। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे नीचे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लो 1 लाख रुपये, उसमें आपका नट्स वर्ड्स जितने पेन कॉपी खरीदे होंगे वो सब इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये होता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मतलब एक मिनिमम लेवल होना चाहिए कि उसके ऊपर ही की चीज़ें हम मेंशन करेंगे, उसके ऊपर की चीज़, उसके नीचे की चीज़ें हम मेंशन नहीं करेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। टेंथ क्या है, टेंथ है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये कहता है कि इन सिचुएशंस वेयर देयर आर 2 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फॉर रिपोर्टिंग एन आइटम, द अकाउंट शुड play it safe by choosing the less favorable outcome. This concept allows accountant to anticipate the future losses rather than future gains. अब इसका क्या मतलब है, इसमें ये कहना है कि सपोज आपकी इंडस्ट्री पर कोई केस चल रहा है। मान लो आप ट्रिमर बनाते हो
और आपके ट्रेमर से किसी का फेस जल गया तो उसने कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है। अब कोर्ट में केस डाल दिया है तो अब उसने, अगर आप केस हार जाते हो तो आपको 10 लाख रुपए ऐसा कंपनसेशन देना पड़ेगा उस बंदे को। तो ये कंजर्वेटिव इस पर क्या कहता है कि आप 10 लाख रुपए पहले ही अपने अकाउंट्स में से अलग से हटा दो कि भाई मुझे देना ही देना है उसको। भले ही आपने दिया नहीं, हो सकता आप केस जीत जाओ, आपको 10 लाख रुपए ना देने पड़े और उसी बंदे को कुछ रुपये देने पड़े एज अ मुआवजा के तौर पे, पर फिर भी आप 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में माइनस कर दोगे अभी से ही। ये होता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कि आपको जितने भी एंटिसिपेटिंग आने वाले लॉसेस है उनको तो कंसिडर करना है, पर अगर मान लो केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है और उसमें चांसेस है कि आपके जीत जाओगे और आपको पैसे मिलने वाला है, उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। पैसे मिलेंगे अच्छी बात है, उस टाइम पार्टी करेंगे, उस टाइम खुशी मनाएंगे, पर अभी हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। पर हाँ, अगर लगता है कि अभी लॉस होने वाला है तो भाई अब अभी से दुखी होकर बैठ जाएंगे और अभी से पैसा माइनस कर देंगे। इसका मतलब बेसिकली यही है कि लॉस जो हो रहा है उसे लिख लो, जो होने वाला है उसे लिख लो, और जो प्रॉफिट होने वाला है उसे मत लिखो, ठीक है। ये होता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये हमारे 10 प्रिंसिपल थे ना, याद रखना। ये लास्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली IFRS क्या ना कि ये जैसे अब ग्लोबल लेवल पर बिजनेस होता है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट इंडिया में नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में है। तो पहले हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो भी बाहर के, ऐसे बहुत सारे, हम जैसे एप्पल के मैकबुक खरीदते हो वो कोई बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या है कि अकाउंटिंग करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये अलग रूल्स है फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के अलग रूल्स है, US के अलग रूल्स है, चाइना के अलग रूल्स है। तो ऐसे में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि भाई कैसे हम कोई कम, जैसे इंडिया के इन्वेस्टर्स ने चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है, सॉरी यहाँ पे US में इन्वेस्ट कर रखा है, सिमिलरली वहाँ के इन्वेस्टर ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है या उन्हें इन्वेस्ट करना है। तो बिल गेट्स आता है कि मैं किसी इंडिया की कंपनी इन्वेस्ट करूँ तो उसे कैसे पता लगा कि भाई ये इंडस्ट्री प्रॉफिट में है लॉस में है, क्योंकि इनके अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होंगे। तो उस चीज़ को हार्मोनाइज करने के लिए कि सभी लोग कंट्रीज एक दूसरे के अकाउंट्स को समझ सके, उसके लिए कॉमन स्टैंडर्ड्स लाया गया है, उसी को कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया ने बेसिकली इसको IIT अडॉप्ट नहीं किया है। इंडिया ने इंडिया के जो अपने स्टैंडर्ड्स थे उसको इंडिया ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ताकि वो इस स्टैंडर्ड को, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है IFRS को, उनको शूट कर सके, ठीक है। तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि IFRS क्या है और इंडिया के स्टैंडर्ड से वो डिफरेंस कैसे है, ठीक है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनके अपडेट्स मिलता रहे आपको। और कोरोना में अपना ध्यान रखिए।